नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी पाठशाला विद चौहान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज जिस कंटेंट पे हम चर्चा करने वाले हैं वो है भारत में यूरोपीय के आगमन में डेनिस को हम पढ़ने वाले हैं। तो डेनिस कैसे आए भारत में, इनका क्या योगदान रहा, कैसे इनका पतन हुआ, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। बीपीएससी पाठशाला विद चौहान पर अभी बीपीएससी के लिए सीरीज चल रही है। बिहार से संबंधित जितने भी एग्जाम्स होते हैं और अदर पीसीएस में जो भी एग्जाम में जीएस से प्रश्न आते हैं प्री और मेंस में, उन सब की तैयारी आपको एक साथ यहाँ पे कराई जाती है। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए। तो चलिए बिना समय गवाए पहले हम इस कंटेंट को पढ़ते हैं। 2-4 दिन तक वीडियो आया नहीं, इसके लिए सॉरी, और अब से रेगुलर वीडियो आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। सबसे पहले हमें पढ़ना है डेनिस के बारे में कि ये कैसे आए, आने के बाद इन्होंने क्या किया। तो एक जो टू द पॉइंट है उसको ऐसे देखते हैं कि जो डच थे, तो पहला बंदा जिसका नाम आता है वो है मार्सेलिस डी बेसोवर, और इसका आगमन होता है भारत में 1616 ईस्वी में। और कौन भेजता है इसको, कौन सहयोग करता है, तो वह जो राजा था वो था राजा क्रिश्चियन चतुर्थ या फोर्थ, जो भी बोले आप उसे। फिर डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी की बात होती है, जिसने पहली व्यापारिक कोठी तमिलनाडु के त्रांकेबार में 1620 में लगाई थी। और दूसरी कोठी बोले या दूसरा प्रमुख केंद्र बोले वो बंगाल का सेरामपुर था। 1755 में वहां पर प्रमुख केंद्र बना था दूसरा। और डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो मुख्य रूप से डेनमार्क की और नॉर्वे की एक चार्टर्ड कंपनी थी। तो ये मेन चीजें हैं जो आपको आगे डिटेल में पढ़नी है। तो सबसे पहले हम स्थापना के बारे में पढ़ते हैं। तो 1616 में क्या हुआ कि राजा क्रिश्चियन चतुर्थ ने एशियाई व्यापार पर 12 साल का एकाधिकार प्रदान किया था। जो डच खोजकर्ता मार्सेलिस डी बेसोवर जो था वो भारत में डेनिस विस्तार को प्रोत्साहित किया था राजा को, ऐसा करो आप, व्यापार वहां बहुत ज्यादा है। और इस बंदे से प्रभावित था राजा क्रिश्चियन चतुर्थ, तो इसने 12 साल का एकाधिकार प्रदान किया और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ठीक है। अब एक नाम आता है एडमिरल ओवे गजेटे का। इसके नेतृत्व में क्या हुआ था, पहला अभियान हुआ था और 2 साल के बाद भारत की तरफ वो आए थे। 1620 में रघुनाथ नायक एक थे, वहां उनके साथ संधि हुई और इसको त्रांकेबार की संधि बोलते हैं या ट्रावनकोर की संधि बोलते हैं। इसके तहत क्या हुआ, डेनिस लोगों को ट्रांकोवर या त्रांकेबार, हिंदी है तो त्रांकेबार आप पढ़िए, में बसने की अनुमति मिल गई। अब त्रांकेबार में डेनिस लोगों ने 1620 में ओवे गाजेटे के नेतृत्व में डैन्सबर्ग किले का निर्माण किया। जब अनुमति दे दी रघुनाथ नायक के साथ संधि जब हुई उसमें, तो उसी बंदे के साथ मिलके डेनिस लोगों ने डैन्सबर्ग किले का निर्माण किया, वही ट्रैंकोवर में। और यह डेनिस भारत का प्रशासनिक और व्यापारिक केंद्र बन गया। बाद में वो ट्रांसफर होगा वहां से। ठीक है। 1624 से 1636 के बीच अगर देखें तो डेनिस व्यापार सूरत, बंगाल, जावा और बोर्नियो तक फैल गया था, जिसमें मसूलीपट्टनम, बालासोर और दक्षिण पूर्व एशियाई बंदरगाहों में कारखाने स्थापित किए गए थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक तो 1616 में राजा क्रिश्चियन चतुर्थ का नाम आता है। 12 साल का एकाधिकार दिया, किसको दिया, तो मार्सेलिस डी बेसोवर ने उसको प्रभावित किया था। उसके अकॉर्डिंग उसने एक चार्टर बनाया है ना, जो कि डेनमार्क और नॉर्वे की चार्टर कंपनी थी, उसको दिया अधिकार। और उसके बाद आते हैं एडमिरल ओवे गजेटे, जिसके नेतृत्व में पहला अभियान हुआ 2 साल बाद। और 1620 में रघुनाथ नायक के साथ एक संधि हुई, जिसको त्रांकोवर की संधि बोलते हैं। और इस संधि के तहत डेनिस लोगों को त्रांकेवर में बसने की अनुमति मिल गई। ट्रांकेबार जो है उसमें देश लोगों ने क्या किया 1620 में, इसी बंदे ओवे गजेटे के नेतृत्व में डैन्सबर्ग किले का निर्माण किया। 1624 से 36 के बीच क्या हुआ, डेनिस व्यापार पूरी तरह से सूरत, बंगाल, जावा, बोर्नियो तक फैल गया, जिसमें मसूलीपट्टनम, बालासोर, ये सब इंडिया वाले इलाके हैं। दक्षिणी पूर्वी एशियाई बंदरगाहों में कारखाने स्थापित हो गए। कंपनी किन चीजों का व्यापार सबसे ज्यादा करती थी, तो सूती वस्त्र का, रेशम का, काली मिर्च का, लौंग का, सोरा का और नील का व्यापार करती थी, और यूरोप को माल निर्यात करती थी। ठीक है। तो इस तरह से डेनिस आते हैं और व्यापार की शुरुआत करते हैं। अब यहाँ मैंने कुछ जगह को दिखाया है जहाँ पर डेनिस के कारखाने किले थे। जैसे ये ट्रेडिंग पोस्ट को इससे, ये येलो वाले से है, ये फैक्ट्रीज को, ये मैंने गूगल से लिया है, साफ साफ बताऊँ आपको। और ये लोकेशन जो है वो सेटलमेंट जो था उनका यहाँ पे भारत में उस पर था। तो ये सब जगह है। मसूलीपट्टनम देखिए यहाँ पे है, ये फैक्ट्रीज था यहाँ पे, है ना। कालीकट में इनकी फैक्ट्री थी, ये फैक्ट्री वाला लोगो है इसलिए मैं कह रहा हूँ, है ना। इस तरह से फिर आप देखोगे तो ट्रेडिंग पोस्ट कौन कौन से थे, तो ये बालासोर जो हमने यहाँ पर पढ़ा, है ना। उसके बाद ये वाला इलाका है, ये भी है।
और इस तरह से हम आप इसको डिटेल से देख लीजिएगा, आपको ध्यान रहेगा। तो अगर कभी ऐसा आ जाए मेंस में कि आप दर्शा दो डेनिस कहाँ क्या व्यापार करते, तो आप उसको दर्शा पाओगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे योगदान को देखते हैं कि डेनिस लोगों ने क्या योगदान दिया और किस तरह का योगदान दिया, है ना, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो डेनिस लोगों ने तमिलनाडु के त्रांकेबार, फिर वही नाम आया, और बंगाल के सेरामपुर और निकोबार द्वीप समूह में महत्वपूर्ण बस्तियां स्थापित की और 225 वर्षों तक इन क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण बनाए रखा, काफी टाइम तक रहे। त्रांकेबार डेनिस जो डेनमार्क था का प्रमुख व्यापारिक केंद्र बन गया, जो रेशम, कपास और कपास जैसे वस्त्रों के साथ साथ काली मिर्च जैसे मसालों का यूरोपीय बाजार में निर्यात करता था। अब सेरामपुर की बात करते हैं। देखिए दो ही जगह इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये जो मैप बनाया है आपके लिए, ये मैंने इसमें दो ही जगह दिखाया है। एक तो ये सेरामपुर जो बंगाल वाला इलाका है, और एक त्रावणकोर, यहीं पे सबसे ज्यादा फैले हुए थे ये डेनिस, मेन जगह यही था इनके लिए, ठीक है। तो सेरामपुर की अब बात करते हैं, जो बंगाल में स्थित है। बाद के वर्षों में मुख्य मुख्यालय जो है इनका, वो सेरामपुर में आ गया। कहां से बढ़ के? त्रांकेबार या त्रावणकोर से बढ़ के, ठीक है, जिससे पूर्वी भारत में के भीतर जो है, अब ये पूर्वी वाला इलाका आ गया पूरा, ऐसे ये इलाका आ गया, और यहाँ पर था सेरामपुर। तो यहाँ जब थे तो दक्षिण भारत पे पूरी तरह से कर रहे थे व्यापार, यहाँ है तो उत्तर भारत पे व्यापार करने लगे, इस बात को आप समझिएगा, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, सेरामपुर में आने से पूर्वी भारत के भीतर रेशम, कपास, नील और सोरा के व्यापार को सुगम बनाया जा सका। जब सोरा की बात आ गई तो यही डेनिस की बात आती है, बिहार में, पटना में, वो मैं आपको पहले भी बिहार स्पेशल में पढ़ा चुका हूँ, एक बार जाकर उस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। डेनिस मिशनरियों ने ईसाई धर्म के प्रसार में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, विशेष रूप से दक्षिण भारत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे सांस्कृतिक आदान प्रदान और धार्मिक विनिमय में योगदान मिला। अब क्या हुआ, 1799 में डेनिस मिशनरियों ने सेरामपुर मिशन प्रेस की स्थापना की। ये पूछता है, इसको ध्यान रखिएगा। डेनिस मिशनरियों ने सेरामपुर मिशन प्रेस की स्थापना कब की? 1799 में। और डेनिसों ने एक फोर्ट भी बनाया था, इसका नाम था फोर्ट डांसबोर्ग, ठीक है। तो ये चीजें कुछ योगदान में है, इनको आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखते कैसे कैसे इसका पतन होता है। तो किसी भी चीज का उत्थान होगा तो उसका पतन होगा। तो डेनिस आए, उन्होंने स्थापना करी, उन्होंने योगदान दिया, और अब उनका पतन होगा। कैसे पतन होगा इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि यूरोप में जो युद्ध हो रहा था और वित्तीय कुप्रबंध जो थे इनके, यूरोप में जो लड़ाइयां चल रही थी उस समय, और इनके जो खुद के वित्तीय कुप्रबंध थे, उसके वजह से इनका पतन होता है। उसके तक क्या होता है, 1643 से 1669, 1643 टू 1669, इसके बीच में इनका व्यापार पूरी तरह से ठप हो जाता है। और एक कंडीशन ऐसा आ जाता है कि त्रांकेबार या ट्रावणकोर को छोड़कर अधिकांश बस्तियां इनके हाथ से निकल जाती है, जिसके फलस्वरूप 1650 में कंपनी का विघटन हो जाता है। लेकिन 1670 में 20 साल बाद एक बार फिर से दूसरी कंपनी का गठन होता है, जो करता है कार्ट एडेलर और जेम्स जूल। आपको ये ध्यान रखना है कि डेनिस भारत में एक तरह से दो बार में आए थे। पहली बार 1620 में आए, 1650 तक कंपनी का विघटन हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का। दूसरी बार फिर से कंपनी का पुनर्गठन होता है, और वो 1670 में होता है, और वो करते हैं कार्ट एडेलर और जेम्स जूल। एक दूसरी डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया इन लोगों ने मिलकर। उद्देश्य क्या था, जो व्यापार कर रहे थे वो तो करे ही, और औपनिवेशिक गतिविधियों को अब पुनर्जीवित करना, ये इनका उद्देश्य था। अब दो और बंदों का नाम आता है, सीवर्ट एडेलर और एक्सल जूल। देखिए यहाँ पे कार्ट एडेलर और जेम्स जूल है, नीचे आता है सीवर्ट एडेलर और एक्सल जूल। इस नाम में कंफ्यूज मत होइएगा। तो जो सीवर्ट एडेलर और एक्सल जूल है, इन दोनों गवर्नरों ने क्या किया कि इन्होंने डेनिस भारत का प्रशासन किया और त्रांकेबार को मुख्य बस्ती के रूप में बनाए रखा तथा सीमित व्यापार विस्तार का प्रबंधन किया। मेंस में अगर लिखने के लिए आ जाए डेनिस के ऊपर, तो आपको पूरा कंटेंट यहाँ उठा कर लिख देना है, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे आपको। अब जो वित्तीय कठिनाइयां आने लगी, उसके बाद कंपनी 729 में फिर से भंग हो गई, दूसरी वाली भी। पहली वाली 1620 में आई, 1650 में भंग हो गई। दूसरी 1670 में आई, 1729 में भंग हो गई। और एशिया में डेनिस व्यापार को जारी रखने के लिए 1730 में एशियाटिक कंपनी के रूप में पुनः स्थापित की गई। देखिए डेनिस 3 बार में कंपनी स्थापित करते हैं। पहली बार डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी आता है 1620 में, दूसरी बार आता है 1670 में, तीसरी बार फिर से आता है 1730 में। अब नाम उसका है एशियाटिक कंपनी, ठीक है। लेकिन इसके पतन में और भी कुछ कारण थे। वो कारण क्या थे, तो नेपोलियन का जो युद्ध चल रहा था, जो नेपोलियन लड़ाइयां लड़ रहा था वहां पे यूरोप में, तो 1803 से 1815 तक उसकी लड़ाई चल रही थी, वाटरलू तक, ठीक है। तो उसके दौरान अंग्रेजों ने क्या किया, डेनिस जहाजों पर हमला किया। 18वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान भारत में ब्रिटिश विस्तार ने डेनिस प्रभाव को धूमिल कर दिया। आगे हम पढ़ेंगे कि ब्रिटेन वाले जो थे, अंग्रेज जो थे, उन्होंने किस तरह से फ्रेंच को, फ्रांसीसियों को, डेनिस को, पुर्तगालियों को
डचों को भगाया भारत से, है ना। तो वो इनका प्रभाव उससे धूमिल हुआ। उनके बावजूद, उनके प्रयासों के बावजूद डेनिश लोग अंततः भारत में असफल रहे। बाद में ये असफल हो गए पूरी तरह से, जिसके चलते 1845 में क्या होता है, ये इस भी आपको याद रखना है। 1845 में ट्रैंकोवर और सेरामपुर सहित जितने भी भारतीय बस्तियां थी डेनिश के पास, वो सब इन्होंने अंग्रेजों को बेच दिया और भारत से चले गए। मतलब पूरा बिजनेस अंग्रेजों को दे दिया और भारत से चले गए। इस तरह से हमने डेनिश का भारत में जो आगमन हुआ डिटेल से जानकारी ले ली। अगला जो 2 वीडियो आएगा उसमें हम पहले वीडियो में भारत में जो अंग्रेजों का विस्तार हुआ, जिसमें बंगाल विजय, पलासी, बक्सर, वो पढ़ेंगे। और दूसरे वीडियो में जो कंटेंट होगा वो होगा एंग्लो मैसूर युद्ध, एंग्लो मराठा संघर्ष और सिंध विजय के साथ साथ पंजाब विजय के बारे में भी बात करेंगे। इस से 2 वीडियो पढ़ेंगे और फिर हम उसके आगे कंटेंट पढ़ेंगे। तो दोस्तों, चैनल का नाम बीपीएससी पाठशाला विद चौहान है। आपको चैनल पे कंटेंट, ऑथेंटिक रिसोर्सेज से लेके पूरा रिसर्च करके दिया जाता है। आप प्री और मेंस के सारे प्रश्न यहाँ से बना सकते हो। मैंने ये यहाँ पे डेनिश वाले में, डेनिश से जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं पीवाईक्यू और मेंस में, वो नहीं लिखा है क्योंकि वो बहुत कम पूछे जाते हैं। फिर भी अगर पूछे जाएंगे तो उसको जाना जरूरी है। तो अगले वीडियो में मैं इसके प्रश्न भी डाल दूंगा। जब मैं अंग्रेजों का विस्तार, बंगाल विजय, पलासी, बक्सर है पढ़ाऊंगा, तो जैसे मैंने पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डचों में डाला, वैसे डेनिश के भी अलग से डाल दूंगा अंग्रेजों के साथ। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। 10-12 मिनट की वीडियो होती है और आप इसको 2-3 बार पढ़िए। आपको प्री और मेन से कहीं से भी प्रश्न आएगा, आपको कहीं और सोर्स से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप चैनल से जुड़े रहिए, चैनल का फायदा उठाइए। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद जुड़े रहने के लिए वीडियो से, और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।